चलिए, गुड आफ्टरनून। और अगर मेरी आवाज सभी लोगों को मिल रही है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में यस लिखिए ताकि क्लास स्टार्ट किया जाए। अगर मेरी आवाज आप सभी को मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए जल्दी जल्दी ताकि क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधे, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा किसके बारे में? लाइट के बारे में। बहुत सारी बातें हम लोग डिटेल्स में पढ़े हुए थे लाइट के बारे में। आज हम लोग उसी में आगे बढ़ने वाले हैं। ये हम लोगों ने लाइट ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था, फिर अलग अलग ब्रांचेस ऑप्टिक्स के थे, लाइट के बारे में पढ़ा था। ये सारे छोटे छोटे टर्म्स थे, रे, बीम, ऑब्जेक्ट, शैडो, नेचर ऑफ लाइट हम लोगों ने समझा था। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पर बेसिकली आकर के हम लोग रुके हुए थे। इस पर हम लोगों ने कुछ सवाल भी बनाया था और दो लॉज होते थे रिफ्लेक्शन के, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बेटा आगे बढ़ रहे हैं इसके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टाइप। ठीक है, बड़ा इजी बात आपको दिखाई दे रहा होगा। रिफ्लेक्शन के जो टाइप होते हैं दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। और इन दोनों का मतलब नीचे डायग्राम में बड़ा क्लियरली समझ में आ रहा होगा बाबू। ये यहाँ देखिए बाबू, पहले वाले डायग्राम में ये तीन रेज आ करके और इंसिडेंट हो रहे हैं नीचे सरफेस पे। और जब नीचे सरफेस पे आके टकरा रहे हैं ना, तो टकराने के बाद ये तीनों रेज जो हैं उन सबका रिफ्लेक्शन एक ही तरीके से हो रहा है, सिमिलर वे से रिफ्लेक्शन हो रहा है। जबकि यहाँ आइए बाबू, इन तीनों का हमने रिफ्लेक्शन कहा कि सिमिलर तरीके से हो रहा है। जबकि यहाँ आइए, यहाँ देखिए, ये तीनों रिफ्लेक्स इंसिडेंट रे हैं। ये नीचे आके टकरा रहा है किसी सरफेस से, तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक रे इधर जा रहा है। ठीक है, फिर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो दूसरा रे है वो इधर जा रहा है। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा जो तीसरा रे है वो इधर जा रहा है। ठीक ना? तो यहाँ पर अभी अभी जो करंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसमें जो है तीनों रेज ऑफ लाइट जो आ करके इंसिडेंट हो रहे हैं, जो आके सरफेस से टकरा रहे हैं, इन तीनों लाइट के रेज का रिफ्लेक्शन जो है, परावर्तन जो है, एक तरीके से नहीं हो पा रहा है। किसी अलग, सबका अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। पहले वाले तरीके में हमने क्या देखा था बाबू, कि लाइट के जितने भी रेज आकर के सरफेस से टकरा रहे हैं, उन सारे रेज ऑफ लाइट का एक ही तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए उसको हम लोगों ने रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा। इन दोनों में एक और कॉमन डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है इस सरफेस से हो रहा है, ये वाला सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बाबू इस सरफेस से हो रहा है ना? तो ये वाला सरफेस जो है वो कैसा है? तो ये वाला सरफेस है हमारा, कैसा हो गया ये? बिल्कुल रफ आपको दिखाई दे रहा है, उबड़ खाबड़ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग बड़ा आसानी से समझ गए, है ना? बहुत ही आसान बात था बाबू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो तरह के रिफ्लेक्शन की अब हम लोगों ने चर्चा करी है। अब देखिए, इस रिफ्रैक्शन का एक बड़ा मजेदार इफेक्ट हमको दिखाई देता है ना? रिफ्लेक्शन का बड़ा मजेदार इफेक्ट हम लोगों को दिखाई देता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ नाम दिया है इमेज, है ना? आप देखते हैं, प्रतिदिन अपना इमेज देखते हैं।
जब कभी आप नहा धोआ करके आते हैं, तैयार होना होता है, कहीं बाहर जाना हो या घर में ही तैयार होना हो, तो आप खड़े हो जाते हैं आईने के सामने, कभी बाल संवारते हैं, कभी क्रीम लगाते हैं वगैरह वगैरह। हम बाल संवारने और क्रीम लगाने की बात नहीं कर रहे बाबू। आप सोचिए कि आप मिरर के सामने खड़े हैं, और जब आप मिरर में देखते हैं तो देखने पर ऐसा लगता है कि हूबहू जैसे हम हैं वैसे हूबहू जो है दूसरी ओर एक हमारा डुप्लीकेट अवेलेबल हो जाता है, अपीयर हो जाता है। ठीक ना। अब एक काम करते हैं, आप अपने रूम में जाइए, अपना मिरर के सामने खड़े हो जाइए, और अब क्या कीजिए कि आप उस रूम में सारे सोर्स ऑफ लाइट को बंद कर दीजिए। मतलब आपका रूम हो जाए बिल्कुल अंधेरा। अब आप देखिएगा तो आपको इमेज दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली यह इमेज क्यों बन रहा है? तो आपका मान लीजिए कि आपने बल्ब लगा रखा है रूम में, ये बल्ब हो गया बाबू, ये बल्ब हो गया, और ये बल्ब से आप यहाँ खड़े हो, है ना, और ये बल्ब से रे ऑफ लाइट चल रहा है और आपसे टकरा करके इधर आ रहा है, और यहाँ पे आपके सामने ये मिरर है बाबू। ये क्या है? ये मिरर है। ठीक है। तो अब ये जो लाइट आपने दिखाया ये सोर्स से चला और इस ऑब्जेक्ट से टकराया, और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये रे आया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ होगा उसके कारण ये ऑब्जेक्ट, ये आप अपना चेहरा यहाँ पे मिरर के पीछे देख पा रहे हैं। तो बड़ा इजी बात है बाबू। यहाँ पे हमने जिसकी भी बात करी है ना, वो क्या है? तो लाइट का ऑब्जेक्ट का एक अपीयरेंस हो जा रहा है। देखिए, अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसा अपीयरेंस बाबू? ऑप्टिकल अपीयरेंस, लाइट के कारण, है ना। देखिए, बड़ा आसान परिभाषा हमने दिया है कि वस्तु की प्रकाशीय उपस्थिति को प्रतिबिंब कहते हैं। लाइट जैसा आ रहा है, लाइट के कारण जो भी फेनोमेना हुआ, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा फेनोमेना हुआ है, जो भी फेनोमेना हुआ है उसके कारण ऑब्जेक्ट का दूसरी ओर अपीयरेंस हो रहा है, वस्तु दूसरी ओर उपस्थित हो रही है। जैसा आपको लगा था कि मिरर के सामने हम खुद खड़े हो गए हैं, है ना। तो इसी घटना को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना। और प्रतिबिंब बनता कैसे है, इसके लिए आपके पास ये देखिए सेकंड डेफिनेशन यहाँ है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन दोनों के बाद बाबू, अभी इसके बाद अपवर्तन हम लोग को रिफ्रैक्शन पढ़ना है, लेकिन परावर्तन के बाद भी चाहे अपवर्तन के बाद भी, अब इसके बाद देखिए, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हैं या कटती हुई प्रतीत होती है। माने ऑब्जेक्ट से लाइट आया, मिरर पे पड़ा, अब पड़ने के बाद मिरर से परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद वो कहीं ना कहीं कटेगा या कटता हुआ फील होगा, है ना। जहां पर कटेगा या कटता हुआ फील होगा उसी को हम लोग कहते हैं बाबू प्रतिबिंब। ठीक ना। बड़ा इजी, अंग्रेजी में भी हमने डेफिनेशन लिख रखा है बाबू कि द रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट, माने कटते हैं, और सीम टू इंटरसेक्ट at a point after reflection and refraction, दोनों के बाद बाबू, रिफ्लेक्शन के भी बाद और रिफ्रैक्शन के भी बाद, लाइट से आने वाला रेज, सॉरी ऑब्जेक्ट से आने वाले रेज ऑफ लाइट जहां पर आके इंटरसेक्ट होते हैं या फिर इंटरसेक्ट होते हुए फील होते हैं, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इमेज। ठीक ना। इसको समझने के लिए बाबू हम लोग इसके आगे एक डायग्राम का हेल्प ले रहे हैं। डायग्राम बड़ा आसानी से समझाएगा बाबू, है ना। यहाँ देखिए, हम यहाँ पे डायग्राम दिखा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से। ये देखिए कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट पी पी डैश। ठीक है। अब पॉइंट पी से देखना है, फिगर पे ध्यान देना है। सारी ये जो यूनिट जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है इसका डायग्राम। इस पॉइंट पी डैश से आपको दिखाई दे रहा है दो रेज चलते हुए। एक, ये मान लेते हैं ऊपर वाला एक हो गया और ये नीचे वाला दो हो गया। ये दो रेज चल रहे हैं और ये दोनों रेज इन एरियाज में आके आपको दिखाई दे रहा है टकरा रहे हैं।
ये क्या है, तो ये हमने आपको बता दिया है कि एक मिरर है। फिर से समझिए, ये एक आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है पी पी डैश, इसके पॉइंट पी डैश से दो रेज ऑफ लाइट चले हैं बाबू। अब इस पर लाइट कहाँ से आई, ये हमारा टॉपिक नहीं है। इस पर बल्ब से लाइट आ सकता है, हमारे एनवायरमेंट का लाइट आ सकता है, सन का लाइट आ सकता है, किसी भी तरीके से यहाँ पे लाइट आया, या इसके पास अपना खुद का भी लाइट हो सकता है ना। लेकिन इससे चलने वाला लाइट जो है ना, यहाँ पे देखिए बाबू, राउंडेड एरिया में हमने दिखाया है कि दो जगह पर परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों आगे जाके देखिए, यहाँ पे ये जो दोनों रेज हैं, ऊपर वाला फर्स्ट और नीचे वाला सेकंड, जाकर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना बाबू, इन दोनों रेज के बीच का डिस्टेंस बड़ा होते चला जा रहा है। डिस्टेंस बड़ा हो जाने से क्या हो जाएगा बाबू, तो ये आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, नहीं करेंगे तो इनको देखिए, इन्हीं रेज को पीछे बढ़ाया गया है, यहाँ देखिए डॉटेड लाइन से, ठीक ना। दोनों रेज को पीछे बढ़ाया गया है डॉटेड लाइन से, और ये दोनों रेज आके कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं बाबू, पी पर, सॉरी क्यू डैश पर। मतलब जो रेज ऑफ लाइट पी डैश से चले थे, वो आके इंटरसेक्ट हो रहा है बाबू पी क्यू डैश पर। वो भी कब, तो मिरर के एक दो पॉइंट से रिफ्लेक्शन होने के बाद, परावर्तन होने के बाद। ठीक उसी तरीके से बाबू, जो लाइट हमारा चल रहा है पी से, यह भी देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ आते हुए कट रहे हैं, क्यू पर। मतलब सीधा सीधा ये कहिए ना कि पी पी डैश, अगर ये एक ऑब्जेक्ट हो गया बाबू पी पी डैश, तो इससे चलने वाले रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्यू क्यू डैश पे फील हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहाँ है, पी पी डैश पर है, वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को बाबू क्यू क्यू डैश पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो हम लोगों ने बात करी है, ये क्या है, पी पी डैश, ये आपको यहाँ क्यू क्यू डैश के रूप में भी दिखाई दे रहा है। कैसे ऐसा सब पॉसिबल हो पा रहा है, तो यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, फिर यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है। मतलब ये जो पॉसिबल हो पा रहा है, वो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण पॉसिबल हो पा रहा है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट पी पी डैश था, जो दूसरी ओर क्यू क्यू डैश के रूप में अपीयर हो गया बाबू, है ना। तो क्यू क्यू डैश के रूप में अपीयर हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया, हमारा ये इमेज बन गया, लेकिन किसके कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। तो यही बात तो हमने कहा था बाबू कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दोनों के कारण जो रेज ऑफ लाइट आकर के एक जगह पर इंटरसेक्ट होते हैं, या इंटरसेक्ट होते हुए फील होते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इमेज। अब मैं थोड़ी देर के लिए बाबू फिर से अपना स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूं, और आप सभी को मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो चैट बॉक्स में लिखिए नो, और अगर समझ में आया है तो जल्दी से लिखिए यस, ताकि आगे बढ़ा जाए। सबरीन यस, आदित्य यस, विवेक यस, दानिश यस, रिया रानी, प्रियंका, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बड़ा आसान था बाबू, हो गया, वेरी 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 गुड वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये बड़ा आसान था, हम लोगों ने समझा कि कैसे हमारा रिफ्लेक्शन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू, उसमें इमेज के बारे में और हम लोग बातें करते हैं, ठीक ना। हम लोग थे यहाँ इमेज पर, ठीक है, हम लोग यहाँ इमेज के बारे में अभी चर्चा किए, आगे जाके हमने डायग्राम भी देखा, ठीक है। अब ये इमेज बाबू दो तरह का होता है, इमेज होता है दो तरह का, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। अभी हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था ना, उसमें यहाँ पे देखिएगा, हम रफ स्केच टूल से खींचे थे, ये मिरर था, ठीक ना, और ये पॉइंट पी से एक रे आया था, है ना, फिर पॉइंट पी से एक और दूसरा रे आया था, है ना, और ये रिफ्रैक्शन के बाद मान लेते हैं इधर चला गया, ये रिफ्रैक्शन के बाद मान लेते हैं इधर चला गया, तो ये दोनों एक्चुअली पीछे बढ़ाने पर ये इधर चला गया है, ठीक ना। इसको भी हमने पीछे बढ़ाया है, और इसको भी हमने पीछे बढ़ाया है,
तो एक्चुअली तो गया है बाबू इस डायग्राम में किस साइड में, एक्चुअली गया है डायग्राम में इस साइड में, ये देखिए टिक लगा हुआ है इस साइड में, है ना। लेकिन हमने क्या किया है बाबू, हमने आके इंटरसेक्ट कराया है, यहाँ देखिए क्रॉस दिखाया है किस साइड में, तो इधर तो एक्चुअली लाइट है नहीं, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट होता हुआ फील हो रहा है, कटता हुआ या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह पे यहाँ पर जो इमेज बनता है बाबू, इस इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। और आगे कहीं हम लोग देखेंगे कि लाइट एक्चुअली आके मिल रहा है, पीछे नहीं बढ़ाना पड़ रहा है, तब वो जो होता है वो होता है रियल इमेज। बड़ा आसानी से बाबू डेफिनेशन देख लीजिए। पहला डिफरेंस हम दोनों में दिखाया है बाबू कि रियल इमेज में हमने लिखा है कि इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। मतलब अभी तो हमने कहा था कि इमेज कैसे बनता है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो या लाइट का रिफ्रैक्शन हो, लाइट का रिफ्लेक्शन हो या फिर लाइट का रिफ्रैक्शन हो तो इमेज बनता है। तो अब और डिटेल में हम लोग समझ गए हैं कि अगर रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद प्रकाश की किरणें आकर के कटती हैं, एक्चुअल इंटरसेक्शन की बात हो रही बाबू, यहाँ समझना है, एक्चुअल इंटरसेक्शन है, वास्तविक कटान है, तो जो इमेज बना हुआ है वो कहलाता है रियल। जबकि वही कटान वर्चुअल इंटरसेक्शन है, आभासी कटान है। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था ना, उसमें लाइट का, अभी जो डायग्राम हम लोग देखे थे समझे थे, उसमें लाइट के रे एक्चुअली आके इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो आकर के इंटरसेक्ट होते हुए फील हो रहे हैं बाबू, इंटरसेक्ट होते हुए फील हो रहे हैं, वो आकर के इंटरसेक्ट होते हुए फील हो रहे हैं। तो वहां पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो वो वर्चुअल इमेज है। आगे हम लोग देखेंगे जहां पर एक्चुअली में इंटरसेक्शन हो रहा है वो रियल इमेज होगा। रियल इमेज की दूसरी बात कहते हैं कि यह हमेशा उल्टा बनता है, और इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज में कहते हैं कि यह हमेशा सीधा बनता है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। ये कैसे उल्टा बनता है सीधा बनता है, आगे हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, और कंडीशन से इस बार कंडीशन जब देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि कहाँ पर रियल इमेज है वो उल्टा बन रहा होगा, और कहाँ पर वर्चुअल इमेज है जो सीधा बन रहा होगा। अब चूंकि थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि रियल इमेज में वास्तव में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट आकर के मिल जाता है। मतलब अगर यहाँ पर रियल इमेज है, अगर यहाँ पर रियल इमेज है, ये जो हमने दिखा रखा है, अगर यहाँ पर रियल इमेज है तो कहीं से एक लाइट यहाँ आ रहा है और दूसरा लाइट यहाँ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मतलब इसके पास तो वास्तव में लाइट अवेलेबल है, लाइट अवेलेबल है, इसलिए इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ, और इस पूरे इमेज को इस स्क्रीन पे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो इमेज बना हुआ है ना, वो इमेज यहाँ पे इस स्क्रीन पे लाया जा सकता है, क्योंकि इस इमेज के पास अपना लाइट होता है, जबकि वर्चुअल इमेज के पास लाइट अपना होता नहीं है। एक्चुअली हमने कहा है कि वहां पर तो लाइट का वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है, आभासी कटान होता है, वास्तव में वे कटते नहीं है, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग स्क्रीन पर पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। ओके, तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में हम लोगों ने एक तरह से डिफरेंस देखा। बेसिक बातें जो समझने वाली, याद रखने वाली है, वो ये है कि अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रियल में कटता होगा तो वो हो जाएगा रियल इमेज, और कटता होगा नहीं, हम उसको जबरदस्ती कटा रहे थे, पीछे बढ़ा के या आगे बढ़ा के मानते हैं कि कट रहा है, तो वो होगा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो है वो उल्टा बनता है, वर्चुअल इमेज जो है वो सीधा बनता है। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है। उसके बाद रियल इमेज को हम लोग एक स्क्रीन पे अचीव कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अब रही बात बाबू, इमेज सब जगह तो बनता है नहीं है। अभी हमने कहा कि इमेज बनता है रिफ्लेक्शन के कारण, इमेज बनता है रिफ्लेक्शन के कारण, लेकिन इमेज सब जगह नहीं बनता है। अब आप देखिए ना, दुनिया का जितना भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके रूम में जहाँ थोड़ी देर पहले हमने कहा था
कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए तो आपको अपना इमेज दिखाई देगा, लेकिन दीवार के सामने खड़े होने से आपको अपना इमेज दिखाई नहीं देता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या दीवार से रिफ्लेक्शन नहीं होता है? दीवार से भी रिफ्लेक्शन होता है, मिरर से भी रिफ्लेक्शन होता है। तो फिर सवाल उठ रहा है कि फिर दीवार पर इमेज क्यों क्यों नहीं बनता है, मिरर पे क्यों बनता है? बाबू, तो किसी भी तरह का ये इमेज बनाने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। कौन कौन सा जरूरी कंडीशन है? पहला नंबर कंडीशन जरूरी है बाबू, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। और दूसरा नंबर कंडीशन जरूरी है बाबू, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी हम लोगों ने रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखा था। रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या कहा था बाबू, कि जितने रेज आते हैं उन सभी रेज का एक ही तरह से रिफ्लेक्शन अगर होता है तो वो हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए जरूरी है हमारे पास स्मूथ सरफेस का होना। और वर्ल्ड के अगर सबसे स्मूथ सरफेस की बात करें, स्मूथ सरफेस की बात करें, ठीक ना, तो वो है हमारा क्या चीज? ग्लास। एक्चुअली सबसे स्मूथ होता है डायमंड, सबसे स्मूथ होता है डायमंड, लेकिन डायमंड तो बड़ा कॉस्टली होगा, इसलिए दूसरा सरफेस हम लोग यूज करते हैं वर्ल्ड का सबसे स्मूथ। स्मूथ नहीं लिखा जाए इसको, इसको लिखा जाए स्मूथेस्ट सरफेस। सबसे ज्यादा स्मूथ, सबसे ज्यादा चिकना सरफेस अगर कोई है तो वो है ग्लास, शीशा, है ना। और उसके बाद तो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ सरफेस चाहिए, तो स्मूथ सरफेस के रूप में हम लोग शीशा, ग्लास का यूज कर लेते हैं। ठीक ना, देखिए आपका कोई भी मिरर आप यूज कीजिएगा वो ग्लास का बना हुआ होता है। उसके बाद दूसरा एक और पॉइंट इसमें जरूरी है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर बाबू सिल्वर यूज कर लेते हैं, बिकॉज सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर क्या होता है बाबू? तो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ठीक ना। मतलब यहाँ देखिए, मिरर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं बाबू, तो मिरर का मतलब कुछ नहीं होता है। ये देखा जाए, ये हो गया हमारा एक ग्लास, ग्लास को दिखाने के लिए सीधा स्ट्रेट लाइन बना दिया हमने। ये हो गया हमारा एक ग्लास, और कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं बाबू। अब हम क्लियर करेंगे, हमारा लिखा हुआ सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, बार बार बोलते हैं कि आप लोग स्क्रीन पे छेड़छाड़ मत कीजिए, तो आप तो हैं भाई +2 के स्टूडेंट, वो भी साइंस के स्टूडेंट। एक्सपेरिमेंट तो करना ही करना है, तो देखते हैं खाली सारे डिजाइन बना पाते हैं कि हम भी इस पर डिजाइन बना पाते हैं। तो टेस्ट करते रहिएगा आप लोग, ऐसे ही बीच बीच में डिस्टरबेंस करते रहिएगा। एक तो ऑलरेडी हम लोग के ऑनलाइन क्लास का पूरा लिमिटेशन है 40 मिनट, जिसमें से शुरुआत का 2 से 5 मिनट निकल जाता है आपको कनेक्ट होने में, हमारा स्लाइड स्लो स्टार्ट होने में। और उसके बाद बीच बीच में आप लोग हमको ब्रेक लगाइएगा, अच्छी बात है बहुत। जबकि अच्छे से पता है कि जो ड्राइंग कर रहा है उसका नाम मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन ड्राइंग कर रहा है। चलिए बाबू, हमने क्या बोला? ये हो गया हमारा एक, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हो गया हमारा एक ग्लास। ग्लास को दिखाने के लिए हमने एक सीधा लाइन यूज कर लिया बाबू, है ना। उसके बाद बाबू, उसके बाद इस ग्राफ पर क्या होगा, इस ग्लास पर क्या किया जाता है पता है? तो इस ग्लास के एक सरफेस पर, पीछे वाले सेल्फ सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं? तो सिल्वर का एक लेयर चढ़ाते हैं। देखिए, सिल्वर का एक लेयर चढ़ाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सिल्वराइजेशन करना, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं रजतित करना। रजतित या सिल्वराइजेशन का मतलब होता है कि सिल्वर का एक लेयर, देखिए बाबू, एक तरफ ये जो है वो सिल्वराइज्ड लेयर बन गया, तो जिधर आपने सिल्वराइज्ड लेयर बनाया है ना, उसको हम लोग कहेंगे बाबू सिल्वराइज्ड सरफेस। स्पेलिंग थोड़ा सा टाइपिंग के दौरान गलत हो सकता है, इस पे अभी सिल्वराइज्ड सरफेस हो गया, ठीक ना। और ये सामने वाला जो सरफेस है ना, ये सामने वाला सरफेस को पहले कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टर सरफेस।
ठीक है, इस सामने वाले सरफेस को कहते हैं हम लोग तो ये हो गया हमारा पीछे वाला सिल्वराइज्ड सरफेस। मतलब ग्लास हमने लिया था किसके लिए, ताकि स्मूथ सरफेस होगा। यहाँ देखिए ना बाबू, ये ग्लास हमने लिया था ताकि स्मूथ सरफेस होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा कंप्लीट रिफ्लेक्शन कराना जरूरी था, इसके लिए हम लोगों ने सिल्वर ले लिया। तो अब बड़ा आसानी से कहा जा सकता है कि अगर ग्लास के एक सरफेस को सिल्वराइज कर दिया जाए तो जो डिवाइस बनता है वो डिवाइस है हमारा मिरर। ओके, जो डिवाइस बनता है वो डिवाइस है हमारा मिरर। ठीक है, इसके बाद अब आप कहिएगा कि सर हम तो मिरर अपना तोड़ के देखे हैं, पीछे तो सर पेंट होता है, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का पेंट लगाया गया होता है, और आप पढ़ा रहे हैं कि सर सिल्वर होता है। तो इसका रीजन है बड़ा अच्छा, सिल्वर जो है ना बड़ा आसानी से स्क्रैचेबल हो। स्क्रैचेबल है मतलब वो खराब हो सकता है, उस सतह को उखाड़ा जा सकता है। आपको अगर याद है, क्या पता आपको याद है कि नहीं, आज से कुछ समय पहले तक हम लोगों को जब अपने मन पसंद की फिल्में वगैरह देखनी होती थी ना, तो हम लोग डीवीडी प्लेयर रखते थे, सीडी प्लेयर रखते थे। सीडी कैसेट और डीवीडी कैसेट लेकर के आते थे। आज भी हमारे लैपटॉप में सीडी कैसेट और डीवीडी कैसेट लगाया जा सकता है। तो उस सीडी कैसेट और डीवीडी कैसेट को लेकर के आते थे तो वो बड़ा साइन करता था, है ना। उस सीडी कैसेट डीवीडी कैसेट में सिल्वर की मात्रा होती थी, और आप देखिए ना थोड़ा सा वो रगड़ा जाए उसके बाद सीडी प्लेयर उसको उठाता ही नहीं था, तो हम लोग कहते थे कि स्क्रैच हो गया है, इसका मतलब वो खराब हो गया है। तो सिल्वर जो है वो आसानी से स्क्रैच होने वाला मटेरियल है, इसलिए आपको जो आप अपना मिरर खोल के देखिएगा पीछे ना, तो वो रेड कलर का या ब्लू कलर का आपको लाइट पेंट दिखाई देगा। वो पेंट लगा होता है सिल्वर को बचाने के लिए, सिल्वर आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। मिरर समझ गए होंगे आप लोग। टाइप्स ऑफ मिरर की बात कर रहे हैं। मिरर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बाबू। मिरर दो तरह के होते हैं, एगो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब जिसका सतह जो होता है वो प्लेन होता है, उसको प्लेन मिरर कहते हैं। आपके घरों में जो आप चेहरा देखने के लिए मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर है। उसके बाद बाबू है स्फेरिकल मिरर। उसके बाद है हमारा स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, है ना, नाम से ही क्लियर है बाबू। स्फेरिकल मतलब इसका शेप जो होगा तो लगभग लगभग स्फेयर के जैसा होगा। और यह भी दो तरह का होता है, एक कन्वेक्स और दूसरा कन्वेक्स कनकेव। ये कन्वेक्स को हिंदी में देखिए लिखा हुआ है ऊतल। तल का मतलब सतह, ऊ मने उठा हुआ, जिसका सतह उठा हुआ हो या बाहर की ओर उभड़ा हुआ हो, बेंट आउटसाइड। कन्वेक्स मिरर ये होगा बाबू। यहाँ देखिए, इसमें जो पीछे वाला है ना, पीछे वाला ये वाला सरफेस ये सिल्वराइज है, तो आगे वाला ये वाला सरफेस आपका, ये वाला सरफेस आपका क्या है, रिफ्लेक्टर है। तो जब रिफ्लेक्टर सरफेस है तो बाहर की ओर उभरा हुआ है, बेंट आउटसाइड है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर, या इसी को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है बाबू। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि काहे इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। और उसके बाद दूसरे की बात करते हैं बाबू, कनकेव अवतल। तल का मतलब हो गया सतह, अव का मतलब धंसा हुआ अवतल, है ना। तो वैसा यहाँ देखिए ना, इसमें जो उठा हुआ भाग है वो सिल्वराइज है, और जो धंसा हुआ भाग है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो आप अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा दे सकते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर कहा गया कि वैसा मिरर जिसका सरफेस जो है वो बेंट इन हो, वैसा दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ होगा उसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण मतलब वैसा मिरर जो बेंट आउट हो, मतलब जो बाहर की ओर उभरा हुआ होगा, उसको हम लोग कहेंगे बाबू उत्तल दर्पण। बड़ा आसान था बाबू। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है कि प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है बाबू। ये अभी आगे वाले डायग्राम में हम लोग समझे हैं, है ना, कैसे वो पी पी डैश। यहाँ देख लीजिए आगे वाले डायग्राम, इस डायग्राम को अभी हम लोग समझे हुए हैं, ठीक ना। इस डायग्राम की बात करें अगर, तो हमारा ये पी पी डैश है ना, यहाँ पर जाकर के इमेज बना रहा है क्यू क्यू डैश, ठीक है। तो ये पी पी डैश ऑब्जेक्ट हो गया, क्यू क्यू डैश इमेज हो गया। यह इमेज जो है ना बाबू,
वो वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है। और ये इमेज का फॉर्मेशन अभी इसके पहले समझ चुके हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल मतलब आप कहेंगे कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ना, वो हमेशा वर्चुअल होता है। और मतलब वर्चुअल होता है मतलब काल्पनिक होता है और सीधा होता है। जो भी इमेज वर्चुअल होता है वो कैसा होता है बाबू, सीधा होता है। तो प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनता है वो सीधा होता है, ठीक ना। और भी इसके प्रॉपर्टीज जो है हम लोग पढ़े हुए थे। एक मिनट के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ बाबू। इसके प्रॉपर्टीज, इमेज का फॉर्मेशन तो हम लोग समझ गए थे। इसके प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ देखिए हमने लिख रखा है ना। पहिल का प्रॉपर्टी देखा जाए बाबू, पहिल का प्रॉपर्टी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि यह कैसा होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो होता है वर्चुअल, आभासी, और इरेक्ट। बाबू यहाँ देखिएगा, ये उल्टा नहीं होगा बाबू, ये सीधा होगा। इसको आप लोग तने सही सही लिख लीजिएगा। ये होगा कैसा, तो सीधा। माउस से लिखने में थोड़ी समस्या होती है, पेन तो है नहीं, है ना। तो ये देखा जाए बाबू, पहला बात ये उल्टा नहीं होगा बाबू, सीधा होगा। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। माने जो मिरर, जो इमेज प्लेन मिरर से बनता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। यह कैसे कहाँ बनता है, तो बिहाइंड मिरर, माने दर्पण के पीछे बनता है। और सबसे खास खास बात कि इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। माने वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और आप मिरर के सामने है, अगर मिरर के सामने आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे होइएगा तो आपको इमेज जो अपना पीछे दिखाई देगा ना मिरर के पीछे, वो भी 2 मीटर का होगा। और खासियत देख लिया जाए कि इस ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इसमें बराबर होता है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात है बाबू कि इमेज जो है ना वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। इमेज का क्या होता है, पार्श्विक उत्क्रमण होता है। तो बाबू शुरुआत वाली 3 बातें तो हमें बड़ा आसानी से समझ में आ गई। एक वर्चुअल और इरेक्ट होता है, मतलब आभासी और सीधा होता है। दूसरा, दर्पण के पीछे बनेगा और उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु है। और तीसरी बात की वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज इक्वल होगा। और जो सबसे बड़ी बात हमने कहा वो ये कहा कि इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अब हमारे सामने सवाल है कि ये लैटरल इन्वर्सन क्या है ना। तो इसके बाद बाबू हम लोग का जो अगला टॉपिक है ना, ये अगला टॉपिक हम लोग का लैटरल इन्वर्सन ही है। बड़ा आसानी से हम लोग लैटरल इन्वर्सन को समझेंगे बाबू। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो एफ है ना, एफ देखिए एफ, ये एफ जो है जब इसको आप मिरर में देखिएगा तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। मिरर में देखिएगा तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। हुआ क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट का राइट पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में, इमेज के लेफ्ट में आ गया। और जो इमेज का लेफ्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पोजीशन है वो इमेज के राइट में आ गया। तो कुछ नहीं होता है बाबू, वस्तु के बाएं और दाएं भाग क्या हो जाते हैं, अंतः परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। अंतः परिवर्तित का मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या चीज, लेफ्ट एंड राइट पार्ट। देखिए ना, इसका लेफ्ट इसके राइट में और इसका राइट इसके लेफ्ट में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट और राइट पार्ट जो है आपस में उलट जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्विक
उत्क्रमण। इसी घटना के कारण आपने देखा होगा बाबू, एम्बुलेंस पर ये इस तरीके का सीधा एम्बुलेंस नहीं लिखा जाता है बाबू। एम्बुलेंस पर इस तरीके से एम्बुलेंस बनाया लिखा हुआ रहता है, ताकि ये जो है हमारा, जब इस मान लीजिए एम्बुलेंस हमारे पीछे आ रही है, तो हमारे आगे वाला ड्राइवर जो है वो जब एम्बुलेंस को देखेगा अपने मिरर में, तो वो उसे एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। एम्बुलेंस हुआ, पुलिस हुआ, फायर हुआ, इन सभी की गाड़ियों पर ऐसे ही लिखा गया होता है। ठीक है, तो हम लोगों का समय अब बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। 1 मिनट 22 सेकंड मुझे यहाँ दिखा रहा है बाबू, इसलिए मैं अब आज का क्लास ओवर करता हूँ। वैसे इसके आगे क्या है, मैं थोड़ा सा समय लेकर के दिखाता हूँ। देखिए, अब अलग अलग स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स है ना। बड़ा मजा आता है, क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ते, बड़ा मजा आया था पढ़ने में, है ना। और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, प्लेन सॉरी बाकी 2 मिरर जो हम लोगों ने पढ़ा, उससे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हमारा अगले दिन का जो टॉपिक है, वो अगले दिन का टॉपिक होगा कि स्फेरिकल मिरर के अलग अलग पार्ट्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनता है, ये हम लोग जानेंगे। अब फटाक फटाक बाबू, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अगर नहीं है तो नो लिखिए, आगे बढ़ा जाए। बोलिए, आप मैसेज कर रहे हैं जिशान बाबू, बोलिए। लीजिए, मैंने अभी आपको ऑप्शन दिया, आप फटाक से माइक अपना ओपन कीजिए पहले। हेलो 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 हेलो। बस बोलिए, हेलो नहीं। सर वो जो बोले आप, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है हाँ। और हम उसको आसानी से पर्दा पे दिखाया जा सकता है। आप हम्म। बोले थे ना सर पहले। हम्म। और वर्चुअल इमेज जो